हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक रिवीजन चार्ट लेकर आया हूँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को रिवाइज करने के लिए। तो दोस्तों, बहुत इजी है ये चार्ट आपके लिए, ये आपको शो हो रहा है। तो दोस्तों, जल्दी से इसे आज ख़त्म करेंगे ताकि आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से जल्दी से रिवाइज हो जाए कि क्या क्या चीज़ें करनी हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कोई और भी नोट्स चाहिए किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है क्या। एनुअल वैल्यू ऑफ एनी हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय असेसी। असेसी जिस घर को ओन कर रहा है, जिस हाउस प्रॉपर्टी को ओन कर रहा है, उसकी एनुअल वैल्यू क्या कहलाएगी, दैट इज़ कॉल्ड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और ये जो हाउस प्रॉपर्टी है, इसमें आप कौन सी चीज़ें ले लोगे, बिल्डिंग भी ले लोगे, और उसके साथ अगर कोई बिल्डिंग के साथ कोई लैंड अटैच हुई तो वो भी इसका ही पार्ट मानी जाएगी। तो बहुत इजी था मीनिंग। इसके अलावा अब दोस्तों, अगर आपने कैलकुलेशन करनी है, प्रैक्टिकल्स बहुत बार मैंने करवाए हैं, अगर आपको फिर भी समझना है कि इसका फॉर्मेट क्या है, तो दोस्तों बहुत इजी तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि सबसे पहले आपने निकालनी है GAV, दैट इज़ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसको निकालने के लिए आपका मेथड है ये रहा। तो बढ़ते हैं इसकी और भी, लेकिन उससे पहले ख़त्म कीजिए यहाँ पे कि अगर GAV निकालनी है, GAV निकाल लेंगे, उसके बाद आपके पास आ रहे हैं म्यूनसिपल टैक्सेस, आपने बीच में से माइनस करने होते हैं। फिर आपके पास आ जाएगी नेट एनुअल वैल्यू, दैट इज़ NAV। अब यहाँ तक हो गया। अब इससे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ समझना है कि GAV है क्या। तो दोस्तों, आपको चार चीज़ें गिवन होंगी बीच में। एक होती है MV, दैट इज़ म्यूनसिपल वैल्यू, और एक होती है FR, दैट इज़ फेयर रेंटल वैल्यू। अब ये म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू में आपने क्या करना है, विच एवर इज़ हायर को देखना है। सबसे पहला स्टेप, आपने अगर GAV कैलकुलेशन करनी है तो हायर लोअर हायर इन चीज़ों की ओर चलना है। तो सबसे पहले अगर आपने हायर देखना है, किन में देखोगे, म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू में। जो इसका आंसर आएगा उसको आपने सेकंड स्टेप, दैट इज़ स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू के साथ देखना है, और उसमें देखना है विच एवर इज़ लोअर। और जो भी आंसर आएगा सेकंड स्टेप का, वो क्या कहलाएगा, दैट इज़ एस्टिमेटेड रेंट। अब ये जो एस्टिमेटेड रेंट है, उससे आपने एनुअल रेंट वैल्यू से क्या करना है, मैच करना है। और जो भी हायर हुआ वो क्या कहलाएगा, GAV। लेकिन अगर आपके पास कोई वैकेंसी हुई तो उस वैकेंसी को आपने बीच में से लेस करना है, तो फिर क्या कहलाएंगे आप, GAV। तो GAV असल में ये चार स्टेप्स के बाद ही निकलेगी, अगर वैकेंसी ना हुई तो ये तीन स्टेप के बाद भी ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, हो गया ये भी। अब आगे ये तो निकल के आ गया, फिर म्यूनसिपल टैक्सेस माइनस किए, नेट एनुअल वैल्यू आ गई। अब कुछ डिडक्शंस होती हैं अंडर सेक्शन 24, वो माइनस करनी है आपने बीच में से। तो फ्लैट डिडक्शन यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन सब पार्ट A के अंदर है, दैट इज़ 30% ऑफ NAV। और अगर आप सब पार्ट B की बात करते हो तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, जिसके भी 3 स्टार्स हैं। और ये रहा आपका हिंट कि ये भी कैलकुलेशन आपने करनी है, तो ये कैसे करो, उसके लिए मेथड ये रहा। अब आपने देखा है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, अगर आपने कैलकुलेशन करनी है तो क्या करोगे आप, सबसे पहले आपने देखना है करंट ईयर इंटरेस्ट प्लस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, इन दोनों को आपने ऐड आउट करना है। जब आपका ये दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब आपने ये दोनों चीज़ें ऐड करनी है, तो आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल निकल आएगा। लेकिन अब बात यहीं पे आ जाती है कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैसे निकालना है। ये तो आपके पास गिवन होगा, लेकिन आपने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट के लिए ये प्रोसेस करनी है। और ये प्रोसेस ये रही कि आइडेंटिफाई, सबसे पहले डेट देखो कि लोन कब बोरो किया है, कब कंप्लीट होने वाला है, सेकंड पॉइंट देखो। फिर जिस ईयर में कंप्लीट होने वाला है उस ईयर का फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, उसकी लास्ट डेट। यानी अगर आपने क्लैरिटी करनी है तो लेक्चर भी देख सकते हो हाउस प्रॉपर्टी का, लेकिन इससे अलावा आपको मैं अभी क्लैरिटी कर देता हूँ कि अगर आपकी वैल्यू, जैसे आपकी 31 जून को ख़त्म होने 31 जुलाई को ख़त्म होने वाला है लोन, उससे पहले प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, दैट इज़ 31 मार्च। यानी अगर 2020 की बात है तो 31 मार्च 2020 देखोगे। यानी उससे पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर आपका है, उसकी लास्ट डेट आपने यहाँ पे ले लेनी है। और फिर इस स्टेप को मिलाकर आपने क्या निकालना है, दैट इज़ प्रीवियर पीरियड निकालना है।
और ये प्रीवियर पीरियड के बाद आपने जितना आंसर आपका निकलेगा स्टेप 4 का, उसे रेट के साथ और अमाउंट ऑफ लोन के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो भी आंसर आएगा उसे डिवाइडेड बाय 5 आपने निकाल के क्या निकालना है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। दोस्तों अगर क्लैरिटी नहीं हुई है, मैंने इसका प्रैक्टिकल डाला हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ से भी कलेक्ट करके आसानी से समझ सकते हो कि ये चीज़ कैसे कैलकुलेट करनी है। तो कैलकुलेशन स्टेप आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे दिए गए हैं, और आपके इलस्ट्रेशन है जो वो ऑलरेडी एक वीडियो बनाई गई है, वहाँ पे आप देख सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं, तो आपके सामने अब कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं कि वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट, यानी अगर आपने इंटरेस्ट अनपेड इंटरेस्ट को पे करने के लिए लिया है तो वहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है, कोई डिडक्ट नहीं होगा यहाँ पे कुछ भी। ब्रोकरेज फॉर अरेंज ऑफ लोन, अगर आपने लोन को अरेंज करने के लिए कोई ब्रोकरेज पे की है तो वहाँ पे भी नहीं, मतलब टैक्स लगेगा हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर। और लोन टेकन आउटसाइड इंडिया, वहाँ पे भी कोई डिडक्शन नहीं होगी अगर टीडीएस डन, मतलब डिडक्ट तब होगा अगर टीडीएस डन हुआ पड़ा है, उसके अलावा नहीं। अब अगर आपने डीम्ड ओनरशिप का केस आया है, अब ये डीम्ड ओनरशिप है क्या, ये सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं, दैट इज़ एसएमसी आईपीएल, आपने शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है। और इससे क्या क्या मैटर करता है कि अगर आपने डीम्ड ओनरशिप यानी अगर किसी को या किसी तक, यानी टू और एट, अगर आपने ट्रांसफ़र की है किसी को और या किसी कहीं पे, तो उस केस में डीम्ड ओनरशिप माना जाएगा। यानी अगर आपने ट्रांसफ़र की है प्रॉपर्टी स्पाउस को, यानी एस मीन स्पाउस, माइनर को, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी को, या फिर आपकी हाउस प्रॉपर्टी क्या है, इम्पेरिशेबल एसेट है, या कोई पोजेशन टेकन के रूप में ली गई है, या फिर लीज के रूप में है, उन सभी केसेस में क्या माना जाएगा उस हाउस प्रॉपर्टी को, दैट इज़ अ डीम्ड ओनरशिप। अब इसके अलावा डीम्ड ओनरशिप का तो ये स्टेप हो गया। अब ये डीम्ड ओनरशिप के बाद में ये जो पॉइंट है, दैट इज़ किन केसेस में आपने हाउस प्रॉपर्टी आपकी जो है वो एग्जैम्प्ट मानी गई है। तो ये 3-4 केसेस ही हैं बस। अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का यानी जो आपका घर हुआ वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हुआ तो आपकी जीए भी नील मानी जाएगी। अगर कोई प्रॉपर्टी चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज़ की जा रही है तो उस केस में भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी को आपने सिर्फ अपने बिजनेस के लिए यूज़ किया है तो उस केस में भी उसकी जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो सारी की सारी अमाउंट क्या होगी, एग्जैम्प्ट होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।